गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में गद्य के पहले चैप्टर दो बैलों की कथा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं सबसे पहले इस पाठ के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वह धनपत राय था, यानी इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन ये साहित्य में जब रचना करते थे तो वो प्रेमचंद के नाम से करते थे। इनका जीवन जो था वह बचपन से ही बड़े अभाव में व्यतीत हुआ। किसी तरह से इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त कर ली और उसके बाद शिक्षा विभाग में नौकरी करने लगे। लेकिन उसी समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। और अपनी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद ये पूरी तरह से हिंदी साहित्य के लेखन में रुचि लेने लगे और हिंदी साहित्य लिखने लगे। इस तरह से 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनकी जो कहानियाँ हैं वह मानसरोवर में संकलित हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान आदि इनके उपन्यास हैं। हंस, जागरण और माधुरिक इन पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ इस पाठ में दो बैलों की कथा। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं ये दो बैलों की कथा। देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, पहले दर्जे का मतलब जैसे होता ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अक्सर लोगों को गधा कहते हैं, अरे जाने दीजिए वो बड़ा गधा है। तो वही है, यहाँ लेखक बताना चाहता है, प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि जब हम किसी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा ही कहते हैं, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है। तो जो गधा पशु है उसको गधा क्यों कहा जाता है, यहाँ प्रेमचंद जी कल्पना कर रहे हैं कि शायद वो बहुत सीधा होता है, अत्यधिक सहिष्णु होता है। सहिष्णु का मतलब है कि लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार को या अन्याय को या दूसरों द्वारा दी गई प्रताड़ना को वह आसानी से सह लेता है, इसीलिए उसको यह पदवी दे दी गई, अर्थात उसको गधा कहा गया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, यानी उसे मूर्ख होने के कारण ऐसा कहा गया है या उसकी सहिष्णु और सरल स्वभाव के कारण उसे गधा कहा गया है, इसका निश्चय करना कठिन है। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। आप देखते होंगे कि तमाम ऐसे पशु हैं, जैसे गाय का उदाहरण यहाँ प्रेमचंद जी ने दिया है कि यदि उसको हम मारते हैं तो वो भी, यानी दंडित करते हैं, मारना चाहते हैं तो वो भी हमारे सींग से मारने के लिए प्रयास करती है। और ब्याई हुई गाय का मतलब जिस गाय ने बच्चा दिया है वह तो और भी सिंघनी के समान भयंकर हो जाती है, अर्थात वह और भी मारने के लिए दौड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। बहुत गरीब का मतलब यहाँ है कि बहुत सीधा है। कुत्ता भी एक सीधा जानवर होता है, लेकिन अगर हम उसे भी बार बार मारते हैं तो उसको भी कभी न कभी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और न देखा गया है। लेकिन आप गधे को कितना भी मारिए, कितना भी डांटिए, वो ना भी आपके खिलाफ कभी क्रोध नहीं करता है। जितना चाहो गरीब को मारो, यहाँ गरीब का मतलब बेचारे का है, उस गधे बेचारे को जितना चाहे आप उतना मार सकते हैं। जैसे चाहे जैसी खराब हुई सूखी सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देती। अर्थात उसके सामने चाहे सूखी घास डाल दीजिए, चाहे सड़ी घास डाल दीजिए, वह बड़े प्रेम से, उसी प्रेम के साथ उस घास को, जैसे वो ताजी और हरी घास को खाता है, उस घास को भी उसी प्रेम से खा जाता है। जबकि अन्य पशुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ भी घर पे कुछ न कुछ जानवर होंगे, कुछ दूध वाले जानवर लगभग अक्सर लोग रखते हैं, तो वहाँ देखेंगे वह
जानवर जिसको आपने दूध के लिए रखा है, यदि उसके सामने सड़ी या सूखी हुई घास डाल देंगे तो वो कभी खाता नहीं है उतने प्रेम से। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल करने का मतलब है कि प्रसन्नता से उछलना कूदना। जैसे आप देखते हैं कि अन्य पशु जो होते हैं ये कभी कभी प्रसन्नता से खुशी के मारे दौड़ने लगते हैं, कूदने लगते हैं, लेकिन यहाँ लेखक बता रहा है कि गधा जो है वह बैसाख में चाहे एक आध बार कभी कभी इस तरह से मस्ती कर लेता हो, देखा गया हो मस्ती करते हुए, लेकिन कहता है कि मैंने कभी उसे अधिक प्रसन्न होते हुए नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। लेखक बता रहा है विषाद का मतलब होता है कष्ट, यानी उस गधे के चेहरे पर एक विषाद, एक दुख अस्थायी रूप से रहता है जो शायद ही कभी हटता हो। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया, अर्थात उसे हरी घास मिल जाए तो खुश भी नहीं होगा और सूखी घास मिल जाए तो वो दुखी भी नहीं होगा, अर्थात वो कभी सुख मिलने पर या दुख मिलने पर ना अत्यधिक सुखी होता है, प्रसन्न दिखता है, और ना अधिक दुखी दिखाई देता है। हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा गया है, अर्थात उसका स्वभाव एक जैसा ही रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। इस तरह से यहाँ उस गधे की तुलना लेखक जो है वो ऋषियों और मुनियों से कर रहा है। जिस तरह से ऋषि और मुनि जो होते हैं वो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होते और दुख मिलने पर अत्यधिक दुखी नहीं होते, लेखक कह रहा है उसी तरह से वो गधा जो है वह भी उसमें सुख दुख हानि लाभ जो है वो उच्च पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए हैं। इसीलिए सुख मिलने पर वह सुखी नहीं होता, खुश नहीं होता, और दुख मिलने पर दुखी नहीं होता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन लेखक कह रहा है कि सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी जो है उस गधे को बेवकूफ़ कहता है या किसी बेवकूफ़ व्यक्ति को गधे की पदवी से संबोधित कर देता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो एक तरीके से अगर गधे को हम गधा या बेवकूफ़ समझते हैं तो समझिए कि हम उसके गुणों का, अच्छे गुणों का अनादर कर रहे हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, और अगर संसार के लोग सीधे व्यक्ति को गधे की उपमा दे रहे हैं, पदवी दे रहे हैं, तो लेखक कह रहा है कि संभवतः यह कल्पना की जा सकती है कि इस संसार के लोग जो हैं वो सीधे व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस समय भारतवासियों की अफ्रीका में गांधी जी के चूँकि आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब चलाए थे, तो गांधी जी को, आपको याद होगा गांधी जी की एक घटना कि वो अफ्रीका में यात्रा कर रहे थे, उन्हें ट्रेन से रंगभेद के कारण नीचे धक्का दे करके गिरा दिया गया था। तो वही कह रहे हैं कि भारतीय अत्यधिक सीधे हैं, शायद इसी कारण से अफ्रीका में उनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, तो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। यानी भारतीय उस समय ना शराब पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाने का मतलब है कि अधिक लोग जो हैं वो पैसे को सुरक्षित रखते हैं कि जब हमारे लिए कोई मुसीबत का समय आएगा तो ये पैसा हमारी मदद करेगा। वही है कुछ समय के लिए बचा कर रखना। और ये मन लगा करके जी तोड़ काम करते हैं, अर्थात मन लगा करके काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। अगर कोई इन्हें 4 बातें कह देता है तब भी ये सह जाते हैं उसको, लेकिन फिर भी ये बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद आज भारतीयों की इतनी बदनामी ना होती और वे सभ्य कहलाने लगते, क्योंकि उस समय की सभ्यता वही थी। परिभाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। सभ्य वही है जो अपने खिलाफ होने वाले अन्याय का प्रतिकार करे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यहाँ लेखक बता रहा है कि आप जापान को देखिए, उसका शासक जो था उसने अपने परतंत्रता के विरुद्ध संघर्ष किया और आज उसे सभ्य गिना जाने लगा है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अब यहाँ बैल को गधे का छोटा भाई लेखक बता रहा है, क्योंकि जिसके पास कम बुद्धि होती है लोग उसे बैल से भी संबोधित करते हैं, अरे ये तो बहुत बैल है, ठीक ना, बैल बुद्धि है, यानी कम बुद्धि वाला, उसको भी लोग मानते हैं। तो उसको गधे का छोटा भाई मान रहा है, क्योंकि गधा ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, बैल बेवकूफ़ तो होता है लेकिन उससे
कम बेवकूफ़ होता है, क्योंकि गधे को आप कितना भी मारिए वो आपका प्रतिकार नहीं करेगा। लेकिन जैसे गाय का उदाहरण दिया था लेखक ने, उसी तरह बैल है भी, बैल को भी अगर हम मारते हैं तो वो भी एक समय ऐसा आ जाता है कभी कभी अपनी सींग से हमें दौड़ाने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास करता है, इसीलिए उसे उसका छोटा भाई कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ बछिया के ताऊ अर्थात बैल, बैल के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, यानी अगर उसे बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो लेखक कहता मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बैल कभी कभी मुझे मारने के लिए भी दौड़ता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। अड़ियल का मतलब जिद्दी। आप देखते होंगे कि अब तो इस समय ये व्यवस्था नहीं है, पहले जब लोग बैलों से खेत जोतते थे तो कुछ बैल ऐसे होते थे कि जैसे वो खेत में जाते थे वो बैठ जाते थे, उनको कितना भी मारिए वो उठते नहीं थे, तो उनको जिद्दी कहा गया है। वही अड़ियल बैल भी मैंने देखे हैं। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और भी कई रीति से कभी मारने दौड़ लेगा, कभी अड़ियल स्वभाव जिद्दीपन कर लेगा। इस तरह से कह रहा है कि उसके और भी कई स्वभाव देखने में आते हैं। यदि वो आपसे असंतुष्ट है तो इस प्रकार से वो अपना असंतोष आपके सामने व्यक्त करता है। इसलिए उसका स्थान जो होता है वो गधे से नीचा है, क्योंकि गधा कभी प्रतिकार नहीं करता है या असंतोष नहीं प्रकट करता। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी एक पात्र है इस पाठ का। वही कह रहा है कि उसके पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों बैलों यानी अर्थात हीरा और मोती की जो जाति थी वो पछाई थी। यहाँ भी आप देखते हो कि उतरहवा, पछाई, ठीक ना, इस तरह से लोग उनके जर्सी नाम रखते थे। तो ये है कि वो पछाई जाति के बैल थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, अर्थात वो बड़े कद के थे, सुंदर थे और काम भी बड़ी अच्छी और फुर्ती से करते थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था और दोनों काफ़ी दिनों से साथ रह रहे थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को मानते भी थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। आप देखते हैं कि जानवर, जैसे हम लोग तो इंसान बोल करके बातें करता है, लेकिन जानवर एक दूसरे को देख करके और सूंघ करके ही अपनी बातें कह लेते हैं और जान लेते हैं एक दूसरे की बातों को। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। यहाँ लेखक बता रहा है कि हीरा या मोती एक दूसरे के मन की बात को कैसे जान लेते थे, हम इस बात को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात उन दोनों में, हीरा और मोती में, कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी कि जिससे वह सूंघ करके या देख करके ही एक दूसरे के मन की बातों को जान लेते थे, लेकिन मानव में शायद वो शक्ति अभी भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। और कभी कभी वो दोनों आपस में सींगें भी बजा लिया करते थे, लेकिन वो विग्रह अर्थात झगड़ा करने की नीयत से नहीं, मनोरंजन की नीयत से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा का मतलब है एक दूसरे से कुलेले करने लगते हैं, वही स्थिति उन दोनों की भी थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। यहाँ लेखक बता रहा है हीरा और मोती जब चाहे बैल में, बैलगाड़ी में या हल में जब भी जोते जाते थे तो वे दोनों एक दूसरे को सहायता अर्थात कम भार देने का ही प्रयास करते थे। दोनों यही सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरे ऊपर ही रहे। और इस प्रकार दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। और जब वे बैलगाड़ी से या हल से खुल करके दोपहर में या जब कभी भी आते थे तो वे एक दूसरे को चाटते थे और इस तरह से एक दूसरे की थकान समाप्त हो जाती थी। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद का मतलब हौदी, जिसमें वो चारा खाते थे। जब उसमें भूसा और खली और अनाज पड़ जाता था तो दोनों एक साथ अगर बैठे रहते थे तो एक साथ ही उठते थे और दोनों साथ ही
नाद में मुंह भी डालते थे और खाने के बाद दोनों एक साथ फिर बैठ जाते थे। अगर एक मुंह हटा लेता था नाद से तो दूसरा भी नहीं खाता था, वो भी अपना मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। लेकिन लेखक कहता है कि एक बार ऐसा संयोग आया कि उसके साले साहब आए रहे होंगे और उन्होंने बैलों को मांगा होगा और झूरी ने बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वह क्यों भेजे जा रहे हैं, लेकिन बैलों को तो ये मालूम नहीं था कि हम यहाँ से क्यों हटाए जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि मालिक ने हमको बेच दिया है और यही सोच करके वे दोनों दुखी हो गए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके आगे भाग को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। लेकिन यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।